नमस्कार दोस्तों, रोहित है। आज का अखबार बहुत इंपॉर्टेंट है हम लोग के एग्जाम के लिए, इसको आप अच्छे से करेंगे। ये देखो, न्यूज़ इन ट्रांजिशन रहेगा। अगला हियरिंग अगस्त 2024 में हो गया है, पर बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको आज हम लोग डिटेल में थोड़ा सा एनालिसिस करेंगे अभी तक का। बाकी जो दक्ष बैच में है इसका हम डिटेल में एक और आपको वीडियो बना देंगे। ये सब कोई काम का नहीं है, कोई काम का नहीं है, कोई काम का नहीं है, कोई काम का नहीं है। तो इसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। आप इस आर्टिकल को जरूर पढ़ेंगे, फिर आप आगे बढ़िए। कोई काम का नहीं है, इस चीज़ को आप जरूर पढ़ लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? आपको पता है कि बीपीएससी में जो पॉलिटी वाला सेगमेंट होता है वो सबसे महत्वपूर्ण होता है। पॉलिटी वाला सेगमेंट सबसे इंपॉर्टेंट है और कठिन भी पूछता है वहां पे। पूरा पेज को कैंसिल करके मूव करो, पूरा पेज को कैंसिल करके मूव करो। मजा देगा यही सब पढ़ने में। अभी चुनाव का समय है। खिचड़ी स्कैम एकदम एक नज़र भी नहीं देखना है। भाई बोल रहे हैं राजनाथ सिंह की अग्निवीर स्कीम को हम फिर से देख सकते हैं। हमारे कोई काम का नहीं, कोई काम का नहीं, कोई काम का नहीं, कोई काम का नहीं। ये हम इस पे जो नए लोग हैं आप इसको देख लीजिएगा। जो दक्ष बैच में हैं आपके लिए इंडिया बांग्लादेश का हमने एक वीडियो बना दिया है इंटरनेशनल रिलेशंस पर, आप उसको जाकर देख लेंगे। वो मोर देन इनफ है, आपको ये पढ़ने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। इसको पढ़ सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। ये इंपॉर्टेंट है वीमेन पे, तो इसको आप स्वयं पढ़ेंगे। ठीक है। महिला पर पूछता है, कैसे? सीधा ऐसे में पूछ लेगा आपसे, किसी भी पेपर में पूछ सकता है, तो आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और तुम लोग जो है दक्ष वाले इसको मत देखना, हम तुमको ऑलरेडी पूरा टाइमलाइन के साथ बता चुके हैं। कोई काम का नहीं है, कोई काम का नहीं है। आप इस चीज़ को पढ़ेंगे, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। पढ़ने के लिए पढ़ सकते हैं, जानकारी के लिए एग्जाम में नहीं पूछेगा उतना। ठीक है, क्योंकि बहुत ही पॉलिटिकल टॉपिक है ये। जो सबसे इंपॉर्टेंट है जो आज के आर्टिकल में, ये वाला पेज, आइडिया पेज कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको खूब डिटेल में हम लोग को करना है। देखो, यहाँ से पीटी का भी क्वेश्चन निकलेगा और 8 नंबर का मेंस का भी क्वेश्चन निकल सकता है, क्योंकि हिस्ट्री एक इंपॉर्टेंट सेगमेंट है। ठीक है, तो उसको आप अच्छे से करना। चलो इसको डिस्कस करेंगे। अच्छा, ये तो अच्छा जो भी दक्ष बैच में है, देखो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पे जो भी नया कानून आया है उस पर बना दिए हैं। प्री टीएन सेशन एरा, पोस्ट टीएन सेशन एरा बना दिए हैं। 8 बजे वीडियो अपलोड हो गया है, जाके जरूर देख लेना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है तुम लोग के एग्जाम के लिए। चलो, तो कहाँ गया यार? हाँ, पहले ये आर्टिकल को देखते हैं, है ना। ये आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी क्या है कि कंगना रनौत ने कह दिया है कि भारत में पहला प्रधानमंत्री नेहरू नहीं थे, पहला प्रधानमंत्री सुभाष चंद्र बोस थे। तो उसी पर यह आर्टिकल लिखा गया है कि अगर वैसे आप देखोगे तो आपको पता है कि इन्होंने कौन सा सरकार बनाया था? इन्होंने प्रोविजनल गवर्नमेंट बनाया था। तो अगर आप प्रोविजनल गवर्नमेंट की बात करते हो तो प्रोविजनल गवर्नमेंट तो इनसे पहले भी बन चुका है, जिसको राजा महेंद्र प्रताप सिंह काबुल में लीड कर चुके हैं। उसी चीज़ के बारे में लिखा हुआ है कि इससे पहले इंडियन इंडिपेंडेंस कमेटी बन चुका है। कहाँ पर? काबुल में। कौन बनाया? राजा महेंद्र प्रताप सिंह बनाए हैं। और उसके प्राइम मिनिस्टर कौन थे? प्रोफेसर बरकतुल्ला थे। तब तो ऐसे आप कहोगे तो राजा महेंद्र प्रताप सिंह जो हैं वही बन गए पहले प्राइम मिनिस्टर देश के। पर वही आर्टिकल यहां पर लिखता है कि ऐसे जो प्रोविजनल गवर्नमेंट को हम लोग नहीं मानते हैं, ये प्रोविजनल गवर्नमेंट पूरा सरकार है। तो इस आर्टिकल को पूरे अच्छे से डिस्कस करेंगे, अच्छे से समझेंगे। यहां से देखो पीटी में भी क्वेश्चन निकलेगा और मेंस में भी क्वेश्चन निकलेगा। जिस तरह से एग्जाम डायनेमिक हो रहा है, हम लोगों को रेडी रहना होगा। तो थोड़ा सा हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद मूव करते हैं। देखो 1938 में क्या होता है। 1938 में सुभाष चंद्र बोस इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट बनेंगे। कहाँ के प्रेसिडेंट बनेंगे? हरिपुरा सेशन जो होगा इंडियन नेशनल कांग्रेस के, उसके अध्यक्ष बनेंगे सुभाष चंद्र बोस। जब हरिपुरा सेशन के अध्यक्ष बनेंगे तो रविंद्रनाथ टैगोर से जाएंगे आशीर्वाद लेने, और रविंद्रनाथ टैगोर इनको जो टाइटल देंगे उसका नाम है देश नायक। तो अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि देश नायक का टाइटल सुभाष चंद्र बोस को किसने दिया, तो इसका करेक्ट आंसर है रविंद्रनाथ टैगोर। अब ध्यान रखिएगा, गांधी जी ने इनको क्या कहा था, आपको यह पता होगा, अखबार में पढ़ते होंगे, मीडिया में पढ़ते होंगे कि देयर वाज ए ह्यूज डिफरेंस बिटवीन द आइडियोलॉजी ऑफ द गांधी एंड द आइडियोलॉजी ऑफ द सुभाष चंद्र बोस। अप टू एन एक्सटेंट इट इज राइट, मतभेद जरूर रहा है पर मनभेद नहीं रहा है। यहां तक कि बापू इनको क्या कहते हैं, गांधी कॉल्ड हिम द पैट्रियट ऑफ द पैट्रियट। तो अगर आपसे एग्जाम में यह भी क्वेश्चन पूछता है कि हु कॉल्ड
बोस, द पैट्रियट ऑफ द पैट्रियट, द करेक्ट आंसर इज महात्मा गांधी। फिर आपको पता है कि 1939 में ये दोबारा चुनाव लड़ जाएंगे, वो त्रिपुरी क्राइसिस हो जाएगा, त्रिपुरी सेशन हो जाएगा। कांग्रेस क्या है, अपना एक कैंडिडेट दे देगा, उसका नाम है पट्टा भाई सिद्धरमैया, और पट्टा भाई सिद्धरमैया को कितने वोट से हरा देंगे? 203 वोट से सुभाष चंद्र बोस हरा देंगे। इसी पर गांधी जी कहते हैं कि यह पट्टा भाई सिद्धरमैया की हार नहीं है, यह मेरी हार है, और इनके कहने पर कांग्रेस वर्किंग कमेटी पूरा रिजाइन कर देगी, एंड ही वाज फोर्स्ड टू लीव द कांग्रेस एज इट्स प्रेसिडेंट। तो 1939 में क्या कर लेंगे? 1939 में ही एस्टेब्लिश्ड द फॉरवर्ड ब्लॉक। फिर क्या होगा? 1941 में एक गोमो रेलवे स्टेशन है। अभी कहां पर है गोमो रेलवे स्टेशन? उस समय के तत्कालीन बिहार में, अभी के प्रेजेंट डे झारखंड में, गोमो रेलवे स्टेशन से सुभाष चंद्र बोस जर्मनी चले जाते हैं। जब सुभाष चंद्र बोस जर्मनी चले जा रहे हैं तो ये वो समय है जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा है। तो जब जर्मनी चले जाएंगे तो नाम बदल के जाते हैं। तो इनका नाम क्या रहता है? अपना नाम बदल के कर लेते हैं कि मोहम्मद जियाउद्दीन। मोहम्मद जियाउद्दीन नाम से गोमो रेलवे स्टेशन से एस्केप करते हैं, वहां से ट्रेन पकड़ के फिर जर्मनी निकलते हैं। सनद रहे कि 1942 में इंडियन नेशनल आर्मी का नींव रख दिया जाएगा। उससे इंपॉर्टेंट यह है कि 21 अक्टूबर 1943 को कहां पर? सिंगापुर में। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऑप्शन में बर्मा भी देगा, जर्मनी भी देगा, 500 जगह देगा। 21 अक्टूबर 1943 को सिंगापुर में ये जो सरकार बनाते हैं, आजाद हिंद गवर्नमेंट बनाते हैं, एक प्रोविजनल गवर्नमेंट बना देते हैं सिंगापुर में, और यहीं पे नारा देते हैं सिंगापुर में, दिल्ली चलो। अगर जापान नहीं हारता, आपको पता है कि अंडमान तक कब्जा कर लेते हैं, यहां तक कि इंफाल तक आ जाते हैं। इसी में सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जापान हार जाता है। नहीं तो इस व्यक्ति को भारत पहुंचने में इनकी बहादुरी का तो आपको लोहा मानना पड़ेगा कि इंफाल तक अपनी सेना को लेकर पहुंच जाते हैं, और इसी में जापान हार जाता है। अगर जापान नहीं हारा होता तो हो सकता है कि 43 में ही भारत को आजाद कर लिए होते। अब ध्यान से देखो कि सिंगापुर में क्या होता है? एट द सिंगापुर मिलिट्री एड्रेस, सुभाष चंद्र बोस कॉल्ड गांधी जी द फादर ऑफ द नेशन। गांधी जी इनको क्या कर रहे हैं? पैट्रियट ऑफ द पैट्रियट। और यहीं पर अगर आपसे एग्जाम में पूछ दे कि कहां के सम्मेलन में गांधी जी को फादर ऑफ नेशन की उपाधि देते हैं, तो सुभाष बाबू देते हैं। कहां पे देते हैं? सिंगापुर में देते हैं। ये मोटा मोटी हम लोगों को आइडिया हो जाना चाहिए, तो आपका काम निकलेगा। अब देखो, जब आजाद हिंद सरकार बना देते हैं, जब आजाद हिंद गवर्नमेंट बना देते हैं, तो इनका ग्रीटिंग्स क्या रहता है? जब फौज है तो क्या हम लोग बोलते हैं? जय हिंद। तो इनका ग्रीटिंग जो आजाद हिंद फौज था उसका था जय हिंद। मोटो क्या था? इतिहाद, इत्माद और कुर्बानी। व्हाट डज दिस मीन? इट मीन्स यूनिटी, फेथ एंड सैंक्टिटी। तो भाई जब सरकार चलाओगे, तो जैसे भारत सरकार चलती है तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बैंक है, तो आजाद हिंद बैंक बनाया गया। कहां पे बनाया गया? बर्मा में। आज का उसको क्या कहते हो? म्यांमार। और बर्मा में आजाद हिंद बैंक बनाया गया कि लोग जो डोनेशन करना चाहते हैं यहां पर डोनेशन आकर दे सके। और याद रखना, यही बर्मा में बोलते हैं, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। यही पर स्लोगन देते हैं। कितने मिनिस्टर बनाते हैं? 11 मिनिस्टर बनाते हैं, और 8 रिप्रेजेंटेटिव रखते हैं इंडियन नेशनल आर्मी से। इस पूरे फोर्स का सुप्रीम एडवाइजर किसको बनाते हैं? अगर आप देखोगे तो आपके बहुत पसंदीदा हो सकते हैं, पर याद रखना, रसबिहारी घोष अलग हैं और रसबिहारी बोस अलग हैं। रसबिहारी घोष मॉडरेट नेता हैं, रसबिहारी बोस एक्सट्रीमिस्ट नेता हैं। याद रखना, रसबिहारी बोस ये सबके गुरु हैं। इनको सुप्रीम एडवाइजर बना दिया जाता है इस सरकार का। तो याद रखना, रसबिहारी बोस की कभी भी मौका मिले तो जीवन में रसबिहारी बोस को जरूर पढ़िएगा, आपको एक अलग ऊर्जा मिलेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखोगे तो अब इसी पर आर्टिकल लिखा हुआ है। अब इस बैकड्रॉप में आप देखिए कि आजाद हिंद सरकार ये कब बना दे रहे हैं? 21 अक्टूबर 43 को। और जब आजाद हिंद सरकार ये बना दे रहे हैं तो वही कंगना रनावत कह रही कि तो पहला प्राइम मिनिस्टर बन गए सुभाष चंद्र बोस। तो यही आर्टिकल कह रहा है कि अगर ऐसे तुम मानोगे तो 1915 में भी एक प्रोविजनल गवर्नमेंट बनती है। कहां पे बनती है? जर्मनी के हेल्प से काबुल में बनता है। किसको बनाते हैं प्राइम? इन लोग किसकी अध्यक्षता में बनता है? तो राजा महेंद्र प्रताप सिंह। देखो यहां पे लिखा हुआ है। ये आपसे पूछ सकता है कि पहला प्रोविजनल गवर्नमेंट कब बना? तो काबुल में बना। कौन बनते हैं उसके प्रेसिडेंट? राजा महेंद्र प्रताप बनते हैं। प्राइम मिनिस्टर कौन बनते हैं? तो मौलाना बरकतुल्ला बनते हैं। तो अगर इस लॉजिक से तुम चलते हो तो कंगना रनावत नॉनसेंस कर रही है और कुछ नहीं कर रही है। ऐसे थोड़ी होता है। जब हम आप नॉनसेंस करेंगे तो अगर आप कंगना फैन हो तब तुमको गाली देना स्टार्ट करोगे। देखो, जो भी प्रोविजनल गवर्नमेंट बनता है
उसका इंपॉर्टेंस क्या है। बहुत सुंदर आर्टिकल लिखा हुआ है। अगर एग्जाम में पूछ दे कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ ए प्रोविजनल गवर्नमेंट, प्रोविजनल गवर्नमेंट का क्या इंपॉर्टेंस है, तो प्रोविजनल गवर्नमेंट क्या करता है, इट, देखो यहां पर लिखा हुआ, बहुत सुंदर लाइन लिखा हुआ है, प्रोविजनल गवर्नमेंट्स आर द पावरफुल सिंबल ऑफ द होप। भाई जब आप होप खो देते हैं तो प्रोविजनल गवर्नमेंट आर द सिंबल ऑफ द होप, उम्मीद की किरण है। प्रोविजनल गवर्नमेंट मानते हैं कि कुछ नहीं है, दे आर द होप और दे कीप द फ्लेम्स ऑफ रेजिस्टेंस अलाइव। जैसे कि अभी कोई औकात नहीं है जो सब तिब्बतियन रहता है यहां पर, अगर आप जाओगे दिल्ली में, अगर आप आओगे तो कश्मीरी गेट पे मोनेस्ट्री मार्केट इन लोग लगाता है, तो वो जो तिब्बतियन इन एग्जाइल है उसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, बट दे आर कीपिंग द फ्लेम्स ऑफ रेजिस्टेंस अलाइव। वो बता रहा है कि अभी ये यीशु मरा नहीं है, अभी यह यीशु जिंदा है। तो दीज आर द इंपॉर्टेंट चीज जो आप याद रखिए कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ द प्रोविजनल गवर्नमेंट, दे कीप द फ्लेम्स अलाइव। तो क्या प्रोविजनल गवर्नमेंट को एक पूर्ण सरकार कहना उचित होगा? अगर आपसे एग्जाम में पूछ ले कि हाउ फार इट इज apt to say that the provisional governments are like a government. No, it is not correct to say that the provisional governments are like government. क्योंकि अभी का अगर तुम भारत सरकार देखोगे तो भारत सरकार को अगर आप देखोगे तो भारत सरकार का अपना एक टेरिटरी है। जो भी प्रोविजनल गवर्नमेंट बनता है उसका अपना कोई टेरिटरी नहीं है, वो कहीं और से रेगुलेट होता है। जैसे कि दलाई लामा जो है भारत से रेगुलेट हो रहा है, तो इनका कोई अपना टेरिटरी थोड़ी है, वो तो भारत का टेरिटरी है। तो एक सरकार होने के लिए सरकार के पास एक अपना भूभाग होना चाहिए, अपना भूभाग जहां से वो रेगुलेट करता हो। तो कोई भी प्रोविजनल गवर्नमेंट बना, आजाद हिंद की सरकार बनती तो सिंगापुर में बनती, तो सिंगापुर का जमीन है, हमारा तो है नहीं। दूसरी बात है कि कोई भी अगर गवर्नमेंट बनेगी तो उसको इंटरनेशनल एक्सेप्टेंस हुआ है कि नहीं। तो आप तो बोलेंगे कि हाँ सर इसका तो इंटरनेशनल एक्सेप्टेंस हुआ है, 9 एक्सिस फोर्स इसको इंटरनेशनली एक्सेप्ट किया था। किसको? आजाद हिंद सरकार को। पर भाई ये जो इंटरनेशनल फोर्स इसको एक्सेप्ट किया था तो मात्र 9 ही देश तो एक्सेप्ट किया था, और वो भी वो अपना इंटरेस्ट देख के एक्सेप्ट किया था, ना कि ऑन द बेसिस ऑफ द मेरिट किया था। तो ऐसे प्रोविजनल गवर्नमेंट को पूर्ण सरकार कहना अनुचित होगा। ये 2 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है जिसके एवज में आप ये बात को कह सकते हैं। इस तरह से आपका आर्टिकल खत्म हुआ, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो पहला वाला थोड़ा सा हम लोग देखते हैं कि पहला में क्या कहा जा रहा है। पहला वाला आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है। चंद्रचूड़ साहब कह रहे हैं कि राइट टू अ क्लीन इन्वायरमेंट फॉल्स अंडर द राइट टू द लाइफ एंड राइट टू द इक्वलिटी। इसका मतलब ये कह रहे हैं कि जो क्लीन इन्वायरमेंट हो गया एक तरह से वो फंडामेंटल राइट के दायरे में आ जाएगा। अभी इस पर न्यूज़ इन ट्रांजिशन है और आएगा तो हम दक्ष में वीडियो बनाएंगे इस पर इसको थोड़ा सा हम लोग को तो देखना जरूरी है कि अभी तक क्या मामला हुआ है, क्यों ऐसा ये बात बोल रहे हैं। 2-3 चीज़ को ध्यान रखना। एक है आर्टिकल नंबर 14 जो इक्वलिटी की बात करता है, आर्टिकल नंबर 19 जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड स्पीच की बात करता है, आर्टिकल नंबर 21 राइट टू द लाइफ की बात करता है। ये तीनों आर्टिकल को 14 को 19 को 21 को इसको गोल्डन ट्रिनिटी कहा जाता है। गोल्डन ट्रिनिटी इसलिए कहा जाता है कि इसके बिना लाइफ में कोई वैल्यू एडिशन नहीं रहेगा। अगर बराबरी नहीं है, बोलने का अधिकार नहीं है, राइट टू लाइफ नहीं है, तो उसका मतलब फिर लाइफ का कोई मतलब नहीं हुआ। जब हम बोलते हैं कि आर्टिकल 21 टॉक्स अबाउट द राइट टू द लाइफ, तो राइट टू द लाइफ मतलब क्या हो गया कि सांस ले रहे हैं और सांस छोड़ रहे हैं, यही है राइट टू द लाइफ, है ना, जिंदा है। भाई इसको जिंदगी नहीं कहते हैं। इनहेलिंग एंड एक्सेलिंग इज नॉट अ राइट टू द लाइफ। राइट टू द लाइफ मीन्स राइट टू अ डिग्निफाइड लाइफ। समझ रहे हो बात को ना, राइट टू द डिग्निफाइड लाइफ। तो देखो इस पर 2-3 चीज को ध्यान रखना। इस पर ये क्या कह रहे हैं, इस पर ये कह रहे हैं कि देयर इज समथिंग कॉल्ड एज द आर्टिकल नंबर 51A, देयर इज समथिंग विच इज कॉल्ड एज द आर्टिकल नंबर 48A। 51A का आर्टिकल नंबर G है। तो देखो आर्टिकल नंबर 36 से 51 इसको तुम क्या कहते हो? आर्टिकल नंबर 36 से 51 इज व्हाट? आर्टिकल नंबर 36 से 51 इज द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी। देखो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी पे हम बहुत अच्छा वीडियो बनाए हुए हैं, दक्ष में जाकर देखना जरूर। जब भी डीपीएसपी आए मेरे पास एक कोट चमकना चाहिए, आपको हमने मेंस बैच में भी लिखवा रखा है, उसमें लिखना कि डीपीएसपी इज लाइक इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ इंस्ट्रक्शंस। DPSP is like the instruments of the instructions to the person entrusted इस पे हम और भी आपको कोट लिखा हुआ है, GS2 वाला किताब BCW है ना, उसमें से उठा लेना, ड्यूटी ऑफ मेकिंग लॉ।
ये स्टेटमेंट कौन कहता है? ये स्टेटमेंट अंबेडकर का है। तो जब भी हमारे पास डीपीएसपी आएगा तो हमारे पास एक चीज ये होना चाहिए, इसको हम कहीं भी चिपका देंगे या स्टार्टिंग कर देंगे और फिर यहां से लिख लेंगे, या अगर मानते हैं कि हमको कंक्लूड करने के लिए कुछ नहीं सुझा रहा है तो हम ये कोट लिख के एंड कर देंगे, तो एक फिलर के रूप में काम करेगा। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी 36 से 51 आर्टिकल में आता है। उस आर्टिकल नंबर 48A में आप देखोगे वो इन्वायरमेंट का प्रिजर्वेशन की बात करता है। द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स दैट द स्टेट शैल एंडेवर टू प्रोटेक्ट एंड इंप्रूव द इन्वायरमेंट एंड टू सेफगार्ड द फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ ऑफ द कंट्री। माय डियर फ्रेंड्स, तो यह सरकार की ड्यूटी है। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी को अगर आप देखोगे तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी इज टेकन फ्रॉम वेयर? इट इज टेकन फ्रॉम द आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन। माय डियर फ्रेंड्स, ये ध्यान रखना, 36 से 51 इज टेकन फ्रॉम द आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन। इट इज प्रेजेंट इन विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? तो इट इज प्रेजेंट इन द पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, इसको ध्यान रखना। ये जो जजमेंट दिया गया है किस केस में दिया गया है? एक ग्रेट इंडियन बस्टर्ड का केस चल रहा था, उसमें ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जजमेंट देते हैं। अब आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि ग्रेट इंडिया बस्टर्ड का IUCN स्टेटस क्या है। पहला, ए वल्नरेबल, बी इंडेंजर्ड, सी क्रिटिकली इंडेंजर्ड, डी नन। तो आप कमेंट सेक्शन में इसको बताइएगा। तो अब देखो, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी क्या कह रहा है? इट इज अ पॉजिटिव ऑब्लिगेशन ऑफ द स्टेट। Is it justifiable in the court? No, it is not justifiable in the court. Directive principles of the state policy is a positive obligation of the state. The fundamental right at the same time is a negative obligation of the state because it talks what the state is not supposed to do. The state is not supposed to discriminate us on the basis of the caste, creed, religion or the faith. It means the fundamental right का अगर आप statement देखोगे तो negative connotation में चल रहा है। DPSP क्या चलता है कि what the state is supposed to do, तो hence it is a positive obligation of the state. अगर कोई भी सरकार है, मानते हैं कि चंपाई सोरेन बन गए मुख्यमंत्री, या मानते हैं कि तेजस्वी 9th पास हैं या फेल हैं, जो भी है बन गए, उनको कुछ नहीं कर समझ में आ रहा है, तो उनको मात्र एक काम करना चाहिए कि जो डीपीएसपी में लिखा है उसको वो इंप्लीमेंट कर दे। कोई भी सरकार, भाजपा की हो, कांग्रेस की हो, आरजेडी की हो, लोजपा की हो, अगर वो डीपीएसपी को इंप्लीमेंट करने के लिए कानून लेकर आता है तो वो सरकार बहुत ही बेहतरीन है, क्योंकि हमारे संविधान निर्माताओं ने सोचा था कि डीपीएसपी क्या है? गाइडिंग लैंप है, हमको क्या सरकार को करना चाहिए। तो अब आप बोलेंगे कि अगर इतना संविधान निर्माताओं को सब चीज सचेत था तो इसको इन्फोर्सिएबल इन द कोर्ट कर देते। भाई, इन्फोर्सिएबल इन द कोर्ट इसलिए नहीं कर पाए क्योंकि सरकार के पास उस समय इतनी रिसोर्सेज नहीं थी। सरकार को लगा, संविधान निर्माताओं को लगा कि जैसे जैसे रिसोर्स बढ़ेगा, जो सरकार आएगी वो रिस्पॉन्सिबल सरकार बना आएगी और वो डीपीएसपी को इंप्लीमेंट करना स्टार्ट करेगी। अब यहीं से देखो, जब अपने बिहार में शराबबंदी है तो आर्टिकल नंबर 47 इसी के बीच में आ गया। तो जब भी शराबबंदी का तुम विरोध करोगे या उसके पक्ष में लिखोगे तो नीतीश कुमार क्या कहते हैं? आई एम डूइंग नथिंग, आई एम गिविंग फोर्स टू द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी, जो हमारे संविधान निर्माताओं चाहते थे। वो बोलते थे कि इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स वगैरह को बैन कर दीजिए। आर्टिकल नंबर 44 का जब भी देखोगे, अभी कौन सा पहला राज्य है जो यूनिफॉर्म सिविल कोड को इंप्लीमेंट कर दिया है? क्वेश्चन नंबर 2, इसको आप कमेंट सेक्शन में बताओगे। तो आर्टिकल नंबर 44 फॉल्स इन द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी विच टॉक्स अबाउट द यूनिफॉर्म सिविल कोड। और इसी को जब सरकार इंप्लीमेंट करती है तो आप लोग क्यों हल्ला कर रहे हैं? आई एम गिविंग द फोर्स टू द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी। बाकी बाद में देखना यार, क्योंकि हम इस पर बहुत डिटेल में 2 घंटा का वीडियो बनाए हैं दक्ष में। अब ध्यान से देखो, फंडामेंटल ड्यूटी थोड़ा सा देख लो, है ना, क्योंकि ये बोल रहे हैं कि फंडामेंटल ड्यूटी भी है। फंडामेंटल ड्यूटी कहाँ से लिया गया है? ऑब्वियसली यूएसएसआर के संविधान से लिया गया है। इसके लिए कौन सा अमेंडमेंट के थ्रू लाया गया है? 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू लाया गया है। सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी बनता है, पर सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी का सारे रिकमेंडेशंस को ऐड नहीं किया जाता है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इस चीज को आप ध्यान रखेंगे कि सारा उनके रिकमेंडेशंस को नहीं ऐड किया जाता है, नहीं तो मालूम चला कि तुम सोचो कि सारा रिकमेंडेशन को ऐड कर लिया गया है। तो फंडामेंटल ड्यूटी किस पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में है? इट इज प्रेजेंट इन द पार्ट 4A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। पार्ट 4A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में कितने आर्टिकल हैं? एक आर्टिकल को डाला गया है, आर्टिकल 51A, और इसमें 11 फंडामेंटल ड्यूटी हैं कि हमको और आपको क्या करना चाहिए। जैसे फंडामेंटल ड्यूटी टॉपिक आएगा, आपके पास एक कोट रेडी होना चाहिए। कोई भी अगर टॉपिक रहे, फंडामेंटल राइट, पार्लियामेंट, डीपीएसपी, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, तो तुम्हारे पास एक कोट रेडी होना चाहिए। इस पर कोट क्या लिख सकते हो? 3-4 तुमको कोट दिए हुए हैं, पर एक यहाँ से लिख लो। और जो वीडियो नहीं देखते हो भाई, GS2 वाला किताब ले लो, वहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे कोट है, वहाँ से ले लेना BCW का। अ ड्यूटी वेल परफॉर्म्ड creates corresponding right। और भी है लेकिन हमको ये पसंद है, गांधी जी कहते हैं।
अ ड्यूटी वेल परफॉर्म क्रिएट्स अ करस्पॉन्डिंग राइट। भाई फंडामेंटल राइट तक तो ठीक है, पर यू नीड टू हैव सम ड्यूटीज टू, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो थोड़ा सा इस देखते हैं कि आज जजमेंट में क्या हुआ है। भाई अब हमको यहां से पता चला कि राइट टू क्लीन इन्वायरमेंट जो है यह डीपीएसपी में भी डाला गया है। राइट टू हैव अ क्लीन इन्वायरमेंट डीपीएसपी में डाला गया है, मतलब सरकार की जिम्मेवारी है कि इन्वायरमेंट को क्लीन करेगा। राइट टू क्लीन इन्वायरमेंट फंडामेंटल ड्यूटी भी है, इसका मतलब कि हमारा और आपका भी जिम्मेवारी है कि हम लोग कचरा नहीं फैलाते चलें, है ना, इन्वायरमेंट को गंदा नहीं करते चले, सिंगल यूज प्लास्टिक को कम करें। इट इज द पार्ट ऑफ द डीपीएसपी, इट इज द पार्ट ऑफ द फंडामेंटल ड्यूटी ऑल्सो, बट नाइदर द फंडामेंटल ड्यूटी नाइदर द डीपीएसपी इज इन्फोर्सेबल इन द कोर्ट ऑफ द लॉ। आप कोर्ट में नहीं जाकर जा सकते हो कि सर देखिए फंडामेंटल ड्यूटी है, इसको इंप्लीमेंट नहीं कर रहा है सिटीजन, चाहे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी है, सरकार इसको इंप्लीमेंट नहीं कर रही, यू कैन नॉट गो टू द कोर्ट। बट व्हेन इट कम्स टू द फंडामेंटल राइट यू कैन डायरेक्टली अप्रोच द कोर्ट, यू कैन डायरेक्टली अप्रोच द सुप्रीम कोर्ट, बिकॉज फंडामेंटल राइट क्या है कि आपको मेंटेन करना ही करना है। आपको जैसे फंडामेंटल राइट आपका वायलेट होगा 2 मिनट के अंदर रीट इशू कर देगा सुप्रीम कोर्ट और आपको रिस्टोर कर देगा फंडामेंटल राइट को। बट द सुप्रीम कोर्ट और द हाई कोर्ट विच आर द कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स, दे डोंट हैव द पावर टू इशू द रीट व्हेन इट कम्स टू द ब्रीच ऑफ द डीपीएसपी और द फंडामेंटल ड्यूटी। दिस हैज टू बी वेरी कैटेगोरिकली क्लियर। तो फंडामेंटल राइट में ये क्या कहते हैं कि भाई देखो एक अच्छा इन्वायरमेंट आर्टिकल नंबर 14 के लिए भी इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल नंबर 21 के लिए इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल नंबर 21 का मतलब होता है कि राइट टू द लाइफ। राइट टू द लाइफ मनरेगा गांधी केस में यह कह दिया गया है कि राइट टू द लाइफ मींस राइट टू अ डिग्निफाइड लाइफ। व्हेन यू टॉक अबाउट अ डिग्निफाइड लाइफ यू नीड टू हैव अ क्लीन एयर। भाई डिग्निफाइड लाइफ तो तभी होगा जब तुमको क्लीन एयर मिलेगा, आपको एक क्लीन इन्वायरमेंट मिलेगा, कचरा मुक्त शहर मिलेगा, तभी तो आप एक डिग्निफाइड लाइफ जी सकते हो, नहीं तो कैसे जी पाओगे। तो इसका मतलब ये कहते हैं कि राइट टू अ क्लीन इन्वायरमेंट इज अ पार्ट ऑफ द फंडामेंटल राइट under the article 21 because article 21 not talks about the right to the life, it means a right to a dignified life. This has to be very clear. तो वो कह रहे हैं कि ये फंडामेंटल राइट में चला गया है। इट इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ द आर्टिकल 14। कैसे भाई, अगर मानते हैं कि जब दिल्ली में हवा का जब दूषित हो जाता है तो बड़ा आदमी क्या करता है, वो एयर प्यूरिफायर खरीद लेता है, पर जो गरीब है, रिक्शा वाला, ठेला वाला, रेडी वाला, पटरी वाला, वो कहां से एयर प्यूरिफायर खरीदेगा। तो आप क्या करते हैं, राइट टू, अगर आप इन्वायरमेंट को दूषित करते हैं तो इनइक्वलिटी भी क्रिएट कर रहे हैं। बराबरी कहां पे हो रहा है, इसके पास रिसोर्स है तो ये तो अपना क्लीन इन्वायरमेंट को मेंटेन कर पा रहा है, पर आप नहीं मेंटेन कर पा रहे हैं, गरीब गुरबा नहीं मेंटेन कर रहा है। तो बैड इन्वायरमेंट और अब टॉक्सिक इन्वायरमेंट, पॉल्यूटेड इन्वायरमेंट इज ब्रीचिंग द आर्टिकल 14 ऑल्सो। तो इसी चीज पर बाकी वो जजमेंट अगस्त में देंगे तो हम लोग इसको डिस्कस करेंगे, पर इस चीज को मान के चलना है कि राइट टू क्लीन इन्वायरमेंट इज गोइंग टू बी अ फंडामेंटल राइट वेरी सून। जब पूरा डिटेल जजमेंट आएगा तो इसको हम लोग देखेंगे। इट इज अ न्यूज इन ट्रांजिशन, यू नीड टू कीप अ टैब ऑन दिस। ठीक है, इतना ही करना इंपॉर्टेंट है। साइनिंग ऑफ फॉर द डे, रोहित।